गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपका यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। आप लोग का जो प्यार मिलते रहा है, उम्मीद है यह बरकरार रहेगा, निरंतरता कायम रहेगी। और आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं वह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आज आप लोग अक्सर सुनते होंगे। नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति क्या है या शिक्षा नीति क्या है? तो कोई भी राष्ट्र में शिक्षा नीति जो होती है वहाँ के ब्रेन चेंजेस का काम करती है, वहाँ के लोगों का दिमाग को चेंज करने का काम करती है। तो भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति का शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में सबसे पहले आज़ादी से पहले 1934 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति आई थी, जिसका नाम था अंग्रेजी शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले ने 1934 में क्या की? 1934 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक शिक्षा नीति आई थी। उस शिक्षा नीति का नाम क्या था? अंग्रेजी शिक्षा नीति। अंग्रेजी शिक्षा नीति में स्वयं लॉर्ड मैकाले ने बोले थे कि भारत के जो लोगों को जो शरीर से भारतीय रहेंगे लेकिन वो दिमाग से क्या रहेंगे, वो उनके अंदर अंग्रेजी में समाया हुआ रहेगा। और उसका इफेक्ट आज भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जहाँ 10 लोग विद्वान बैठे हुए हैं, आप अगर अंग्रेजी में 10 लाइन वहाँ पे अगर बोल रहे हैं तो आप अपनी मातृभाषा में बोलने में आपको क्या होता है? लज्जा लगता है। लेकिन आप 10 लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं तो लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं। तो उसके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। और 1934 से लेकर आज तक हम लोग लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा नीति था अंग्रेजी में पूरा बना हुआ है लोग। उसके बाद से भारत जब आज़ादी हुई 1947 में, तो उसके बाद से एक राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ 1948 में। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग ने एक जो शिक्षा नीति जो बनाई थी, तो उसमें क्या की, उसमें कुछ लूपहोल थे, कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो शिक्षा नीति जो बनाए तो उसमें जो सिलेबस जो बनाए वो बना दिए यूनिवर्सिटी लेवल का। तो कोई भी शिक्षा नीति में अगर यूनिवर्सिटी लेवल का आप सिलेबस बना दीजिएगा तो बेस तो आपका कमज़ोर हो जाए। बेस तो आपका 1 to 5 के बच्चे से बेस बनाना होता है, 6 to 8, उसके बाद आफ्टर हाई स्कूल, उसके बाद आपको 10+2 बनाना होता है, तब ग्रेजुएशन पे आती है। तो इसीलिए वो फ्लॉप हो गई। तो राधा कृष्णन आयोग का शिक्षा नीति फ्लॉप हो गया। उसके बाद फिर 1952 में 1952 में एक शिक्षा नीति बनी मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का गठन किया गया। उसके बाद मुदालियर आयोग का जो शिक्षा नीति थी उसमें भी एक लूपहोल थी। वो क्या कर दिए, वो माध्यमिक लेवल पे एक शिक्षा नीति बना दिए, जिसके उनका जो सिलेबस कैरिकुलम जो था वो माध्यमिक लेवल का था, जिसके कारण वो भी फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद से भारत में एक शिक्षा नीति जो बनी, जो आज तक मील का पत्थर साबित हो चुका है, उसका नाम है कोठारी आयोग। एक कोठारी आयोग का गठन हुआ 1964 में, 1964 to 1966 कोठारी आयोग। और इसी को आज तक हम लोग फॉलो करते आए हैं। कोठारी आयोग की एक शिक्षा नीति बनी थी। कोठारी आयोग के अध्यक्षता में ये कोठारी आयोग जो थी, ये उस समय दिल्ली के डीन यूनिवर्सिटी के, उनका पूरा नाम था राम दौलत सिंह कोठारी। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी 1964 से 66। 2 साल लगा था पूरे भारत में सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार किए थे, शिक्षा नीति नई लाए थे, और उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत वो बताए थे हम लोग को 10+2+3, जिसको अभी तक हम लोग फॉलो करते हैं। 10 का अर्थ अलग होता है। 10 का अर्थ बताए कि 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 होता है। +2 का मतलब होता है सेकेंडरी लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको इंटर भी बोलते हैं और +2 भी बोलते हैं। और +3 का मतलब होता है ग्रेजुएशन। +3 का क्या बोले थे? तो ग्रेजुएशन। तो कोठारी आयोग 1964 to 66 में 10+2+3 एक पैटर्न लाए थे, और उसी पैटर्न को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। इसको हम लोग मील का पत्थर भी बनाए थे। और यही सबसे पहले बोले थे कि लड़कियों को भी पढ़ाना है। ठीक है, यह शिक्षा नीति में सबसे पहले लड़की को भी पढ़ने का बात यही कोठारी आयोग ने किए थे। और कोठारियों ने कहा था कि शिक्षा सभी के लिए है, शिक्षा सभी के लिए है, इवन लड़की के लिए भी है। और ये 10 का अर्थ बताए थे कि सब 10 का मतलब है कि सब बच्चे को सब सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ 10+2+3 में 10 का मतलब है ऑल सब्जेक्ट, ऑल बच्चे, जितना भी बच्चे हैं उनको सब सब्जेक्ट पढ़ना होगा। +2 में जाके वहाँ पे स्ट्रीम बांटे, साइंस बांटे, कॉमर्स बांटे, आर्ट्स बांटे। जिन बच्चे को जिस सब्जेक्ट में रुचि है उस रुचि के अनुसार से +2 इंटर में ले सकते हैं, इंटर में वो साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। मतलब स्ट्रीम को अलग अलग स्ट्रीम को वो बांटे। और +3 का मतलब क्या बताएं? +3 का मतलब बताएं कि ग्रेजुएशन वो किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो ये कोठारी आयोग का अध्यक्षता में ये 1964 में ये आयोग आया था। उसके बाद एक जो दूरदर्शी थे जो राजीव गांधी 1985 में घोषणा की है कि भारत की शिक्षा नीति में कुछ बड़ा बदलाव किया जाए। तो वही उस समय एक 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन हुआ।
जिसको MHRD के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और उसका उसी के देख रेख में एक यही जो कोठारी आयोग की जो शिक्षा नीति थी इसी को रखी गई, और उसमें गांव-गांव में बहुत सारा स्कूल खोला गया। मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव में बहुत सारा स्कूल खोला गया, और यहाँ पे भारत में शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के द्वारा जो आया, 1986 में आया, और उस 1986 के बाद सीधे अभी 2020 में आया। मतलब 34 साल के गैप के बाद। तो 1986 में बहुत सारे स्कूल खोले गए, किनके पहल से? तो राजीव गांधी के पहल से। और इसमें जो पैटर्न रखा गया है यही पैटर्न 10+2+3 पैटर्न रखा गया, और इसी के अंतर्गत हम लोग शिक्षा देते थे भारत में सभी लोगों को। और उस 1986 के बाद सीधे अभी 2020 में आई है। तो इसमें एक जो पैटर्न आया है 5+3+3+4, ये क्या पैटर्न है? 5+3+3+4 जो है ये है स्कूली शिक्षा। ये क्या है आपका? ये स्कूली शिक्षा है। स्कूली शिक्षा मतलब बच्चे का उम्र जब स्कूल जाने का हो जाता है वहाँ से लेके 18 वर्ष तक के आयु तक वो स्कूली शिक्षा ग्रहण करेंगे। यही 5+3+3+4 को हम लोग डिटेल में देखते हैं। उसके बाद तो इसको अभी जो आया है नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या आया है? इसका नाम सबसे पहले बदल दिया गया है। क्या किया गया है? हमारे केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, और MHRD के जो अध्यक्ष हैं, मानव विकास मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल, इन लोग के नेतृत्व में जो गठन किया गया है और एक जो शिक्षा नीति आई है, तो MHRD का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो ये काम बहुत पहले हो जाना था भारत में, शिक्षा मंत्रालय करके कोई मंत्रालय ही नहीं थी। मतलब जैसे फॉरेन मंत्रालय है तो फॉरेन कंट्री का जो भी चीज़ संभालना है तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्रालय है। तो शिक्षा के लिए भारत में केंद्र लेवल पे कोई मंत्रालय नहीं थी, तो एक मंत्रालय का गठन किया गया और इसका नाम दे दिया गया शिक्षा मंत्रालय। मतलब MHRD का नाम बदल के क्या हो गया? अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है। शिक्षा में भारत का जो GDP होता है तो उसका 4% हम लोग खर्च करते थे, तो उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया है? 6% कर दिया गया है। शिक्षा में क्या कर दिया गया है? जो GDP का पहले 4% खर्च होता था उसको अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? जो भी भारत का GDP है उसका 6% अब इसमें शिक्षा में खर्च होगा। ठीक है। तो ये नई शिक्षा नीति जो आई है तो इसमें आप देखे हैं, एक देखे हैं 5+3+3+4, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कूली शिक्षा। ये क्या है? स्कूली शिक्षा है। तो इसमें क्या क्या बदलाव आया है? जो हमारे अभी के जो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनमें, और जो आने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल जो जाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंज आया है, तो इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, जो हमारे बच्चे इसको समझें। तो सबसे पहला 5 जो है, ये 5 का मतलब होता है प्री प्राइमरी। पहला क्या है? प्री प्राइमरी है। पहला 5 का जो मतलब है वो है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी का मतलब होता है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी ये सब जो है गांव में या शहर में बहुत जगह पे, तो पहला 5 का मतलब होता है बच्चे को हम लोग नर्सरी में, पहला 5 में नर्सरी हो गया, उसका LKG हो गया, LKG के बाद UKG हो गया, UKG के बाद आपका 1 क्लास हो गया, और 1 क्लास के बाद आपका 2 क्लास हो गया। तो पहला 5 का अर्थ ये होता है नर्सरी, LKG, UKG, 1 क्लास और 2 क्लास। तो पहला 5 जो ये हमको स्कूल में देना है बोझ के बगैर अधिगम, बच्चे को कोई बस्ता उस्ता नहीं देना, कोई बोझ नहीं देना है। बच्चे को जो शिक्षा देनी है यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी से भी पहले इसका एक सिलेबस कैरिकुलम बनाया जाएगा और उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। और बच्चों को वहाँ पे खेल खेल में पढ़ाना है, खेल कूद करके पढ़ाना है। बच्चों को वहाँ पे साक्षर बनाना है, अक्षर ज्ञान हो जाए, बस इतना। बच्चे को जो पढ़ाना है वो मातृभाषा में पढ़ाना है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, बच्चे जो शुरुआत के जो बच्चे हैं जब 3 साल में स्कूल जाने लगेंगे तो वहाँ से लेकर उनको 5 साल तक, प्लस पहला जो 5 है उसका मतलब है इसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चे का क्या करना है? हमको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहला 5 में बच्चे को बस्ता उस्ता का बोझ नहीं देना है, बस खेल के कूद के उसको पढ़ाना है। खेलो कूदो पढ़ो और साक्षर बनाना है, अक्षर का ज्ञान हो जाए, मातृभाषा में पढ़ाना है। उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहला जो 5 है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है। अगला जो 3 है, ये 5 के बाद जो ये +5 आप समझ में आ गया होगा, उसका +3 है। +3 का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल। +3 का मतलब क्या है? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल कहने का मतलब हुआ अब 2 क्लास के बच्चा कहाँ, 2 के बाद कहाँ जाएगा? 3 क्लास में, 3 के बाद 4 क्लास में, 4 के बाद 5 क्लास में। तो दूसरा जो ये +3 है इसका मतलब होता है तीसरा, चौथा, 5वां।
तीसरा चौथा पाँचवा में बच्चे जब जाने लगेंगे तो इनको यहाँ पे विभिन्न विभिन्न विषय से परिचय कराया जाएगा। यहाँ पे उनको सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट जो है, जैसे गणित सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है, इनको मातृभाषा में ही पढ़ाना है। इंग्लिश एक रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ऑल सब्जेक्ट को इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? प्राइमरी स्कूल में। ये +3 का मतलब होता है प्राइमरी। देखिए पहला 5 जो है प्री प्राइमरी, दूसरा जो 3 है इसका मतलब होता है प्राइमरी, और तीसरा जो 3 है इसका मतलब मिडिल, और लास्ट जो 4 है इसका मतलब हाई स्कूल। ठीक है, तो दूसरा जो +3 है इसका मतलब होता है इसमें बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान देना है, बच्चे को विभिन्न विभिन्न विषय वस्तु को पढ़ाना है, और वो भी मातृभाषा में पढ़ाना है। तो दूसरा +3 अब क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो +3 है, इस +3 को क्या बोला गया? नेक्स्ट जो +3 है, ये +3 का मतलब होता है 5 के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 क्लास में जाएंगे, 7 क्लास में जाएंगे और 8 क्लास में जाएंगे। किस क्लास में जाएंगे? नेक्स्ट जो +3 है इसमें 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास। तो 6 का बच्चा हो, 7 का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, तो यहाँ पे क्या किया गया है? बहुत सारे परिवर्तन जो किए गए हैं, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? इसको पहले मिडिल स्कूल बोला गया, इस +3 को क्या बोला गया है? मिडिल स्कूल के बच्चे 6, 7, 8 में जब जाते हैं तो इनको सभी विषय को यहाँ पे पढ़ाना है। सभी विषय में हिंदी हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगे, मैथ हो जाएंगे, इतिहास हो जाएंगे, भूगोल हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। और इनमें क्या एक बहुत जो बदलाव किया गया है, रोजगार परक शिक्षा देनी है। कैसी शिक्षा देनी है? रोजगार उन्मुख, मतलब उनको ऐसा पढ़ाना है, उनको वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? बच्चे को 6 क्लास के बच्चे को स्किल का डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट क्या करना है? बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट करने से क्या होगा? इनको एंटरप्रेन्योरशिप पे भेजा जाएगा। जैसे 6 क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी? कोडिंग सिखाई जाएगी। उनको मोबाइल सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है, ऐप कैसे बनाना है, ये सब चीज़ सिखाया जाएगा। उनका सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ साथ उनको ये भी सिखाया जाएगा कि रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो उनको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जिनमें उनको मान लेते हैं मन लग रहा है, उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं और उसमें वो काम कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पे उनको इवन इंटरप्रेन्योरशिप पे स्कूल के द्वारा भेजा जाएगा और वहाँ पे उनको बच्चे को काम करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे को मॉल में जाना है, किसी मॉल का जो बिजनेस है उसको समझना है, तो बच्चे को मॉल में जाना पड़ेगा। बच्चे को मान लें टेलर का काम पसंद है तो टेलर के दुकान में जाकर उनको बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो जो पढ़े हैं उस पढ़ाई से टेलर में क्या रिलेशन है और उस टेलरिंग में क्या कर सकते हैं। मतलब लोकल लेवल पे जो व्यवसाय है आपके क्षेत्र में, तो उस व्यवसाय को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इंटरप्रेन्योरशिप के दौरान 6, 7, 8 में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। जैसे कोडिंग सीखना पड़ेगा, जैसे मोबाइल के दुकान में बैठ के आपको मोबाइल का ऑपरेशन सीखना पड़ेगा। आप कैसे कैसे ऐप बना सकते हैं, कैसे कैसे उसका हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट 4 है, इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट 4 जो देख रहे हैं, ये +5 आपको 5 समझ में आ गया, 3 समझ में, पहला 3 समझ में आ गया, दूसरा 3 समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ +4 जो है, लास्ट जो है +4, लास्ट +4 को बोला गया हाई स्कूल। क्या बोला गया? हाई स्कूल। हाई स्कूल में जब बच्चे जाएंगे, मतलब क्लास 9th में जाएंगे, 9th क्लास, 10th क्लास, 10th क्लास, उसके बाद 11th क्लास, 11th क्लास के बाद क्या होता है? 12th क्लास। तो 12th क्लास जब 9 में, 10 में, 11 में, 12th में बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो इसमें क्या किया गया? स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा, कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा। हाई स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है, रटंत को खत्म कर दिया गया है, समझंत पे फोकस किया गया है। मतलब रटने वाली विद्या समाप्त कर दी गई है और समझ के उस पर काम करना है, उसको फोकस किया गया है। अब आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया, अब सारा एक हो गया है। अब क्या हो गया है? सारा। अब आर्ट का बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई इतिहास लेके पढ़ रहा है, उसको मन है मैथ लेने का, तो इतिहास रख सकता है, मैथ रख सकता है, कोई भी 3 सब्जेक्ट लेके वो 9, 10, 11, 12 कर सकता है। और इसको क्या किया गया है? इसको सेमेस्टर में बांट दिया गया है। 9th में क्या कर दिया है? 2 सेमेस्टर, 10th में 2 सेमेस्टर, 11th और 12th में भी 2-2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। पहले क्या था कि आप 1 साल पढ़िए और 1 साल पढ़िए, लास्ट में एग्जाम दीजिए, लास्ट के 1 वीक पढ़िए, एग्जाम दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? आपको 6-6 महीना पे एग्जाम देना है। मतलब और वो जो रिपोर्ट कार्ड जो बनेगी ये 360 अप्रोच पे बनेगी। 360 अप्रोच कहने का मतलब होता है इसमें बच्चा को खुद भी नंबर देना पड़ेगा, उनके सहपाठी भी नंबर देंगे और उनके टीचर भी उनको नंबर देंगे। मतलब उनका जो रिपोर्ट कार्ड जो फाइनल जो बनेगा उसमें बच्चे के द्वारा भी
टीचर के द्वारा भी और उनके सहपाठी के द्वारा भी, तीनों के द्वारा उसमें नंबर दिया जाएगा और उससे उनका क्या हो जाएगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा। और क्लास 9 में ही उनको डिसाइड कर लेना होगा कि हमको कौन सा रोजगार करना है अपने जीवन में, उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट लेंगे। 9वां में जाएंगे तो वहीं पे वो, अब मान लीजिए उनको मैथ लेने का मन है तो मैथ ले सकते हैं, अकाउंट ले सकते हैं और इतिहास रख सकते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो उनको पढ़ना ही है, मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। ये सब वहाँ पे क्या कर दी गई है, ये सब सुविधा की गई है। जो बच्चे मान लेते हैं पश्चिम बंगाल के, तो वो बंगाली पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, वो पहले प्री प्राइमरी में क्या पढ़ेंगे, बंगाली में पढ़ेंगे। जो असम के हैं तो अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पे वहाँ की शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट लेना है 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, वो सब्जेक्ट लेके आपको जो फ्यूचर में जो बनना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको 360 अप्रोच पे नंबर मिलेगा, रटंत को ख़त्म करना है और समझन पे फोकस मतलब आपको कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आप जीवन में आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग बनना, आप इंजीनियर बनना है, आपको मेडिकल में जाना है, आपको IAS बनना है, आपको कौन सा। अब इतिहास का भी बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है और केमिस्ट्री का भी बच्चा अकाउंट पढ़ सकता है। स्ट्रीम खत्म कर दिया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हाई स्कूल में स्ट्रीम खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था कि 10 + 2 + 3 था, 10 + 2 + 3, तो 10वां तक तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। हम लोग जब 11वां में जाते थे, 11वां में जब जाते थे तब सब्जेक्ट सोचते थे कि साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। अब क्या है, आपको 9वें में सोच लेना है, हम साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले, तो ये चीज़ आप 9वें में सोचिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। और अब साइंस कॉमर्स आर्ट्स नाम का चीज़ नहीं रहेगा, आपका उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अब जो भी सब्जेक्ट आपको जीवन में जो बनना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास 9 में ही डिसाइड कर लेना है कि हमको क्या बनना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये हो गई आपकी, अब समझ में आ गया होगा कि 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब क्या होता है। तो इसको हम बोले स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के बाद जो है उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बाद क्या है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किया गया है, स्कूली शिक्षा ये समझ गए हैं, तो स्कूली शिक्षा अगर समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किया गया है, जब बच्चा 12th पास कर लेगा, जब बच्चा आपका क्या करेगा 12th पास कर लेगा तो हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा की ओर जाएगा। तो जो मान लीजिए कि किसी बच्चा को बीटेक करना है, मतलब इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनना है तो बीटेक करेगा, इंजीनियर बनना है तो क्या करेगा बीटेक करेगा। किसी को मेडिकल में जाना है तो मेडिकल का तैयारी करेगा, मतलब किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करेगा मेडिकल का तैयारी करेगा। और मेडिकल के बाद अगर किसी को मान लेते हैं ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन में नाम लिखाएगा। 12th के बाद क्या करेगा ग्रेजुएशन, मान लेते हैं किसी को IAS बनना है, UPSC BPSC ये सब निकालनी है तो ग्रेजुएशन कर सकता है। उसके बाद मान लेते हैं किसी को अगर टीचर बनना है तो क्या कर बन सकता है B.Ed बन सकता है, B.Ed करेगा। तो 12th के बाद ही उसको सोच लेना है कि क्या बनना है। 12th के बाद ही बच्चा को सोच लेना है कि हमको क्या बनना है, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे का पढ़ाई पढ़ेगा। इसमें क्या है बीटेक है, मेडिकल है, ग्रेजुएशन है, B.Ed है, बहुत सारा चीज़ है, उसको जो बनना है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ने चला जाएगा। पहले क्या थी कि मान लेते हैं आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कहीं इसी में B.Ed कर रहे हैं तो B.Ed भी आपका क्या हो जाएगा, B.Ed भी अब 4 साल का हो गया है, क्या हो गया है 4 ईयर का हो गया है। बीटेक तो आप लोग जानते हैं कि 4 ईयर का है, ग्रेजुएशन आप मेडिकल आप लोग जानते हैं कहीं पे 4 ईयर है, कहीं पे 5 ईयर है, 4 ईयर है, कहीं पे 5 ईयर है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग ईयर का है। ग्रेजुएशन आप लोग जानते हैं कि 3 ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कंसेप्ट आया है, उस कंसेप्ट का नाम है मल्टी इंट्री और मल्टी एग्जिस्ट। क्या नाम आया है मल्टी इंट्री और मल्टी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई बच्चा B.Ed कर रहा है, B.Ed 1 साल किया और उसके बाद वो B.Ed छोड़ दिया, मतलब फैमिली के कंडीशन के कारण या फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम के कारण उसका B.Ed छूट गया, तो वो B.Ed छोड़ के घर पे वापस आ गया। तो ये क्या होगी कि उसको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ऑनलाइन, उसको डिजी लॉकर में क्या कर दिया जाएगा, डिजी लॉकर में उसको 1 साल अगर करने के बाद अगर वो बीटेक छोड़ दिया है या B.Ed छोड़ दिया है, ग्रेजुएशन छोड़ दिया है, मेडिकल मतलब जो भी कोर्स वो कर रहा था वो कोर्स करना वो छोड़ दिया कुछ कारणवश, तो उसको डिजी लॉकर में क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। 1 ईयर का सर्टिफिकेट उसको क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब मन करे वो फिर जाके उसके बाद पढ़ सकता है। मान लेते हैं कोई बच्चा 2 साल के बाद छोड़ दिया,
क्या कर दिया, 1 साल पढ़ा छोड़ दिया, अब 2 साल के बाद पढ़, तो 1 साल के बाद अगर छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट क्रेडिट किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल के बाद छोड़ा है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा क्या दिया जाएगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अब 3 साल के बाद अगर वो छोड़ा है तो 3 साल के बाद छोड़ा है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उसके डिजी लॉकर में दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं 4 साल करके छोड़ा है तो 4 साल के बाद अगर करके छोड़ा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगी रिसर्च जो किया है वो, और प्लस वो जो कोर्स कर रहे थे उसका सर्टिफिकेट उसके डिजी लॉकर में ऑनलाइन उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पे अब क्या कर दी गई, क्रेडिट फैसिलिटी कर दी गई। मतलब आप एक साल मान लेते हैं मैथ पर बीटेक पढ़ रहे थे, बीटेक के बाद आपको मन कर गया नहीं हमको बीटेक नहीं करना है, हमको इंजीनियर ये बनना है, हमको टीचर बनना है, तो आपका 1 साल का तो यहाँ सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में क्रेडिट है ही। आप आगे अब बीएड करने, बीएड अब 4 साल का कोर्स था तो इसमें बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने के बाद आपको मन कर गया नहीं हमको फिर से बीटेक करना है, तो 1 साल आपको तो वहाँ क्रेडिट था ही आपके डिजी लॉकर में, तो आपको मात्र 3 साल ही पढ़ना पड़ेगा। आपको जब मन है तब आ सकते हैं, जब मन है तब जा सकते हैं। इसी को बोला गया है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट। इसी को अब मान लेते हैं किसी बच्चा को 12th के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो डायरेक्ट अगर उसका नंबर अच्छा है तो नंबर के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। अगर नंबर अच्छा नहीं है तो उसका एक एग्जाम होगा एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम होगा, उस एग्जाम का नाम है कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा जिन बच्चा का परसेंटेज कम है, और उसके बाद उसका एडमिशन होगा। 10th जब पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद 12th पास के बाद उसका एक एग्जाम होगा कैट, CAT कैट का मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होगा। उसके अकॉर्डिंग उसको कोई भी जिस कॉलेज में उसका नाम लिखाना है उस कॉलेज में उसका नाम लिखा जाएगा। तो ऐसे करके ये उच्च शिक्षा में बदलाव आई है। डिजी लॉकर में आपका जो सर्टिफिकेट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब मन है, जो सब्जेक्ट लेने का मन है आपको रोजगार के लिए, आप अपना स्टेटस के अनुसार, आप अपना फिनेंशियल कंडीशन के अनुसार आप समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप बीएड कर लिए, बीटेक कर लिया, उसके बाद मान लेते ग्रेजुएशन कर लिए, सब चीज़ कर लिए, उसके बाद आपको एमए करना है या एमएससी करना है, तो इसमें मात्र 1 साल लगेगा। एमए का जो कोर्स है या एमए करना है, एमएससी करना है, ये सब जो कोर्स है ये मात्र इसके बाद ये 4 साल यहाँ, उसके बाद आपको यहाँ 1 साल लगेगा। मात्र 1 साल में एमए पहले 2 साल में होता था, अब एमए कितना दिन में हो जाएगा, एमए मात्र आपका 1 साल में हो जाएगा। इसके बाद और आपको आगे पढ़ना है तो आपको एमफिल करना होता था, तो एमफिल करने के बाद आप पीएचडी करते थे। अब एमफिल नहीं करना, आप डायरेक्ट उसके बाद आप एमएससी के बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्था की गई है, ये सब चेंजेस की गई है। और इसके बाद जो कुछ चेंजेस जो और है वो चेंजेस क्या है, दूसरा जैसे मान लेते हैं कि आपका बीएड कॉलेज है, तो बीएड कॉलेज है तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन से आपको ये लेना पड़ता है, तब जाके आप बीएड कॉलेज चला सकते हैं, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट कौन देती है, तो अप्रूव्ड जो कराती है जो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लेते हैं कोई ग्रेजुएशन का कॉलेज है जो ग्रेजुएशन पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, बच्चों को ग्रेजुएशन कराती है। तो ग्रेजुएशन अगर कोई कराती है तो उसको यूजीसी से मान्यता लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, यूजीसी से। ग्रेजुएशन का कॉलेज है तो उसको किससे मान्यता लेना पड़ता है, यूजीसी से ग्रांट लेना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कोई बीएड का कॉलेज है, कोई बीएड है, डीलेड का कॉलेज है, बीएड डीलेड का कॉलेज है, तो उसको एनसीटीई से अप्रूव लेना पड़ता है। अप्रूवल के बाद वो वहाँ पे चल सकती है बीएड कोर्स। अगर मान लेते हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, तो इसको AICTE से मान्यता लेना पड़ता है। तो अब ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन जो देख रहे हैं, अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब सारा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया है, अब मात्र एगो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। वही क्या करेगी, बीएड कॉलेज हो, एमएड कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, हर कॉलेज को एक रैंक देगी, एक ग्रेड देगी। उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग वो कॉलेज में बच्चे, वो कॉलेज खुद से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपना एक कॉलेज चला सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन रहेगी मेडिकल को छोड़ करके,
मेडिकल इसमें नहीं शामिल है, मेडिकल का अलग होता है। तो मेडिकल के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन है, वो मेडिकल का अलग होगा। लेकिन उसके अलावा मेडिकल के अलावा जितना भी आपका फील्ड है, चाहे वो ग्रेजुएशन का कॉलेज हो, बीएड का कॉलेज हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक का कॉलेज हो, कोई भी टाइप का कॉलेज हो, तो हर कॉलेज को ग्रेड दिया जाएगा। ग्रेड के अकॉर्डिंग वो बच्चे का एडमिशन लेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, सब चीज़ कॉलेज अपना स्वयं से कर सकते हैं। इसमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आपका नई शिक्षा नीति था। बहुत सारे जो इसमें बदलाव आए थे, ये बदलाव बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ नहीं समझ में आया, वो वहाँ पे कमेंट में बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कम से कम 10 दोस्त के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।